हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं जो बीच में ही छूट गई थी। साइंस पढ़ रहे थे हम लोग और उसी को आगे जारी करते हैं। तो देखते हैं हम लोग का साइंस में क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोग साइंस में, और उसमें भी हम लोग का आज नया चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सजीव विशेषताएं एवं आवास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल जो है वो शुष्क होता है। पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। तो ये ऊंट के बारे में कि इसके पैर लंबे होते हैं जिससे रेगिस्तान में जो वो रेत की गर्मी होती है वो उसके पैरों उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। जल के बिना भी ये अनेक दिनों तक जीवित रह सकता है। ये था ऊंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक। घटक दो तरीके के, जैव घटक और अजैव घटक, यानी पौधे और जंतु जैव घटक हो गए। उसके अलावा चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, परिवेश के अजैव घटक हैं। यानी जैव घटक यानी हमारे लिए जो भी जरूरी है वो सब अजैव घटक में आते हैं। नोट में है कि यदि हम मैदानी क्षेत्र से में रहते हैं और अचानक ही पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने में, शारीरिक व्यायाम में असुविधा होती है। सही ही है कि अगर हम अचानक से मैदान से किसी ऊंचे एरिया पे जाते हैं तो हमें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो जैव घटक के लिए भी अजैव घटकों का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि से में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसा हमने बहुत सी वनस्पतियों के बारे में भी सुना है कि अगर नए स्थान पर जाते हैं कोई भी, तो उसको सबसे पहले अनुकूलन की ज़रूरत होती है। अगर वो अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, उस माहौल में, उस परिस्थिति में नहीं ढल पा रहा है, तो वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा, यानी जीवित नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ स्थलीय आवास। अब हम आवास में देखेंगे। सबसे पहले मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट के भांति तो लंबे पैर नहीं होते हैं, हमें भी पता है। तो ये गर्मी से कैसे बचते हैं? तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, और रात्रि के समय जब तापमान कम हो जाता है यानी थोड़ी ठंडक हो जाती है तो ये बाहर आ जाते हैं। कौन? सांप और चूहा। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, इससे पत्तियों से होने वाले बाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। क्या है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पतियां जो हैं वो उनमें नॉर्मल पौधों की तरह पत्तियां नहीं होती हैं, कांटों की तरह होती हैं, जिससे क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन में बहुत ही कम मात्रा का यूज होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है याद रखने लायक कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे की पत्ती भोजन बनाती है, पर यहाँ पे क्या है कि मरुस्थलीय पौधे जो हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका रहता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि पानी वहाँ पे अधिक नीचे नीचे पाया जाता है, जिससे इनकी जड़ें जो हैं वो पानी प्राप्त करने के लिए नीचे तक जाती हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे पर्वतीय यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा के जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी पौधे होते हैं वो शंकुआकार यानी कोन या बर्थडे की कैप के आकार के होते हैं, और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जिससे बर्फबारी जो होती है वो नीचे पत्ती से होते हुए नीचे आ जाती है जड़ तक। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा मोटी,
फर यानी रोम ठंड से बचाव करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु होते हैं वो भी अनुकूलन कर लेते हैं, यानी उनका शरीर उसी टाइप का होता है, स्किन मोटी होती है और रोम ठंड से बचाने के लिए होते हैं। जैसे कि शरीर को गर्म रखने के लिए याक, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्दी से बच सके। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं, यानी पहाड़ी बकरी के खुर मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है घास स्थल। घास स्थल में हम देखेंगे कि शेर वन अथवा घास स्थल में रहता है। यह मटमैले यानी भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है, यानी इसके पैरों के नाखून जो हैं उनको ये छिपा भी सकता है। नेक्स्ट है उसका मटमैला हल्का भूरा रंग। शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक खोजने में सहायक करती हैं, यानी उसका कलर मटमैला सूखी घास की तरह होता है, इसलिए वह सूखे पौधों में भी छिप सकता है और कोई उसको देख भी नहीं सकता। नेक्स्ट है कि एक दूसरा जंतु हिरन है, जो वन अथवा घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। ये हिरन के बारे में था कि ये वन में रहता है और इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं, तनों को चबाने के लिए कान लंबे होते हैं और कान जो हैं वो बहुत शिकार को यानी सुनने के लिए बहुत ही तेज होते हैं। कुछ जलीय आवास। अब हम जलीय आवास की बात करते हैं। समुद्र में सबसे पहले क्या है कि बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्वैड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। मोस्टली समुद्री जीव जो हैं वो उनका शरीर धारा रेखित होता है, पर स्क्वैड और ऑक्टोपस का नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई यानी तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार का पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी क्लोम होते हैं। तो इनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है, पर ये जब जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं और श्वास लेने के लिए गिल यानी क्लोम होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डॉल्फिन और व्हेल की। तो डॉल्फिन और व्हेल के बारे में क्या है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं, यानी ये श्वसन गिल से नहीं करते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये हम लोग की तरह ही नाक के द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं, यानी नासा छिद्र से जो श्वास लेते हैं तो उसमें जल भी चला जाता है, तो ये कभी कभी सतह पर आकर उस जल को बाहर निकालते हैं और स्वच्छ हवा लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तालाब और झील की। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, जो जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करती ही हैं। पौधों की जड़ें अवशोषण का कार्य, परंतु जलीय जीवों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। स्थलीय पौधों की अपेक्षा जलीय पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं, यानी जड़ हो गई नीचे सतह तक, उसके बाद तना जो है वो पानी ऊपर तक आएगा और उसके बाद पानी जो है वहीं पर उसका फूल और पत्तियां प्लवन करते हैं, यानी तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं, यानी कुछ जलीय पौधे ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं। उनकी पत्तियां संकरी पतले रिबन की तरह होती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। नेक्स्ट मेढक की बात करते हैं कि मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह जल स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत
होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। यानी मेढक को तैरने में कौन सहायता करता है, तो इसके पश्चपाद। नेक्स्ट है कि पौधे श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों से करते हैं। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों से ऑक्सीजन लेती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। पत्तियों के द्वारा ही श्वसन का कार्य होता है, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 का यूज करते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि श्वसन में भी पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब भी ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और श्वसन में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है कि गेहूं की बोरी में हाथ डालकर देखने पर गर्मी महसूस होती है, ऐसा बीजों के श्वसन के कारण होता है। ये भी अजीब है सुनने में, क्योंकि पौधे तो श्वसन करते हैं पर बीज भी श्वसन करते हैं, तो यही बताया गया है इसमें कि बीज भी श्वसन करते हैं जिससे वो CO2 छोड़ते होंगे, इसलिए बोरी में हाथ डालकर देखने पर गर्मी महसूस होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।